आप सभी लोगों का आज के सेशन में बेहतरीन सेशन होने वाला, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि थोड़े सवाल का लेवल अलग तरीके का रखा गया है। तो अभी जल्दी से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। और बता दूं मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। तो बिना देरी करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल सभी को मेरा नमस्कार। ओके, आपको पढ़ना पड़ेगा, 30 ऑफ 30 अपना मिल जाएंगे। पहला सवाल हमेशा बहुत इजी होता है जिसको आप बहुत इजीली कैप्चर कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी जुड़े हैं मेरे साथ में। 496 और 318 के योग का निकटतम सैकड़े मान क्या है? द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ 496 एंड 318 इज इन नियरेस्ट 100। 100वें मान में किसके पास है? तो बहुत सिंपल सवाल है और उम्मीद करता हूँ जवाब अच्छे से मिलेगा। तो देखो, निकटतम मान जो होता है उसका मतलब क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। नियरेस्ट वैल्यू मीन्स अप्रॉक्सीमेट। तो अप्रॉक्सीमेट 100 के आसपास आपको करना है। तो जोड़ते हैं, कितना आता है? 496 में आपने 318 अगर जोड़ा तो 8 6 14, 9 और 1 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8, 814। तो 814 आपको आंसर मिल रहा है, लेकिन जो लोग आप आंसर दे रहे हैं वो गलत जवाब है। 814 एक वैल्यू आई है लेकिन सवाल योग का नहीं है। उसने बोला निकटतम, यानी वो अप्रॉक्सीमेट 100 कितना है। तो 814 अप्रॉक्सीमेट किसके होता है? 800 के। तो राइट ऑप्शन बी होगा, ना कि ए। अब नियरेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपकी वैल्यू 100 के आसपास निकालने तो इससे आगे वाली वैल्यू अगर 5 या उससे बड़ी है तो इसमें एक ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटल 852 आता, तो ये अप्रॉक्सीमेशन कितना होता? दैट इज 900, क्योंकि 800 तो हो गया। इसके आगे देखते हैं, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा देते हैं। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था 800। बहुत जल्दबाजी के चक्कर में शायद आपने गलत जवाब को चूज कर लिया था पहले। अभी ठीक है, वेरी गुड। अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए। चलो एक और सवाल। 48 माइनस ब्रैकेट 2:1/3 प्लस 3:1/6 सारे ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2:1/8 किसके बराबर है? देखते हैं किसके बराबर है। 48 माइनस 2:1/3 प्लस 3:1/6 डिवाइड बाई 2:1/8 किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और रूल कौन सा लगेगा? बोर्ड मास का, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर आपका काकी के इसमें दिया नहीं है ऑफ, उसके बाद फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो बोर्ड मास तो सभी को पता होगा। तो चलो करते हैं सवाल को। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 48 माइनस, अब ब्रैकेट में क्या था? 3 दूनी 6 और 1 7/3 प्लस 6 3 18 और 1 19/6। ये ब्रैकेट बंद हो गए यहाँ से और डिवाइड में आ गया 8 दूनी 17/8। ओके, तो 48 माइनस कितना हुआ? आपने कहा इसका एलसीएम लिया 6, तो 3 दूनी 6 7 दूनी 14 प्लस 19 डिवाइड बाई 17/8, यानी 48 माइनस का 19 और 4 23 33/6। क्लियर है? डिवाइड बाई 17/8। सबने ए बताया आंसर। चलो देख लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट इट विल बी? इट विल गिव यू, देखो 48 में 6 की गुणा करूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अदरवाइज को आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, जैसे मैंने बताया हुआ है पहले आपको कि 2 और 3 यहाँ से आप निकाल सकते थे। 2 + 3 इंटू 1/3 प्लस 1/6, क्योंकि मैंने बताया ना जब भिन्नों को सॉल्व करते हैं तो उनकी पहली वैल्यूज़ को आप कॉमन ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 यहाँ पर 2 + 1 दैट इज 5 इंटू 2 और 1 3/6 यानी 1/2। तो 5 से ही 1/2 ये हो जाएगा। यहाँ पर भी यही है, अगर इसको देखेंगे यहाँ पर भी वही लिखा है 48 माइनस 5 से ही 1/2, लेकिन आपको घटाना है तो यू कैन ईजिली मैनेज दिस टास्क। तो 48 में 6 की गुणा करो, कितना आएगा? 6 8 48 का 8 का 6 चौक 24 और 4 28 में से 33 कम कर दो, कितना हुआ? 5 5 और 2 155/6। तो कितना हो गया? 255/6 मल्टीप्लाई बाई 8/17। ऐसे तो करोगे, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 5 15, 2 चौके 8, 17 5 85 और 5 चौक 20। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज 20। क्लियर है? समझ में आया? ए इज द राइट ऑप्शन। गुड आफ्टरनून मनोहर।
समझ में आया? आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे तो यू कैन ईजिली मैनेज द टास्क। हालांकि इसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है, उसको भी आप ऐसे कर सकते थे। इधर दिखा देता हूँ, 48 माइनस का 5:1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। 48 में 5 गए तो 43, और साथ में हो जाएगा -1/2। तो इसमें से माइनस का 1/2 कम कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। तो राइट ऑप्शन ए था। बेसिक से आप करें चाहे कैसे भी करें। एक और सवाल, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पेपर वाले क्वेश्चन है सारे। यदि 51/84/0.432 = 12 है। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर चलेगा मंतोष, इसके बाद ये जो सेशन है ना, आज के बाद एक सेशन और होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर कराऊंगा, डोंट वरी। 51.84/0.432 = 12 हो तो 0.00518/0.432 का मान किसके बराबर है? आयुष मैंने भी तो बताया, शॉर्ट ट्रिक तो मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को। और यहां पर बहुत तेजी से उत्तर मिला आकांक्षा का, दैट इज सी। क्या बात है आकांक्षा, यू आर टू फास्ट। आप सभी लोग, बाकी लोग क्या आंसर दे रहे हैं? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और जल्दी से देखते हैं उत्तर क्या मिल रहा है आप लोगों का। लेट्स सी। सॉरी, सबने सी कहा, बी। तो देखो समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको बोलता हूँ 51.84/0.432, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर देखो यहाँ से मैं 3 अंक बाद दशमलव है ना भाई, 3 अंक बाद दशमलव है ना, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 1000 की गुणा कर दूं तो ये दशमलव हट जाएगा ना, ऊपर क्या हो जाएगा? 5184 मल्टीप्लाई बाई व्हाट 10/432। ये तो मतलब है, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर है? 12 के बराबर है। अगर मैं इस वैल्यू को निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 1.2। अब इसको देखते हैं, 0.005/0.432। तो 3 अंक तो हट गए, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव आ गया। और ये वैल्यू किसके बराबर था? 12 के बराबर। अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा? अब समझते रहो, क्योंकि अगर मैं इसमें से देखो कितनी वैल्यू है ये, 5184/3 × 2 × 10 बराबर 12 है। तो अगर मैं इस वैल्यू का यहाँ से मान निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? आपने कहा सर ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, कितने की? 1000 की ना, तभी तो आएगा ये। बराबर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये वाला तो हो गया 1000 में, लेकिन ये वाला कितना बन गया? ये वाला बन गया 5184/432 मल्टीप्लाई बाई 1000। और ये किसके बराबर? अगर मैं इसमें 10 ऊपर गुणा कर दूं तो ये 1 0 हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5184/342 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 10। ये किसके बराबर है? अभी आपने निकाला था 12 के बराबर है, तो 12/100 दैट इज 0.12। तो राइट ऑप्शन क्या है? 0.12। द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप समझ नहीं रहे सवाल को, ये मैंने बिल्कुल एक स्टेप से कराया है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ना कर सकते हैं उसको, यू कैन डू इट डायरेक्टली। तो सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो खुद देखो, यहाँ से अगर इसको हटा दूँ तो ये इतना ही तो आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5184/432 बराबर 12/10, यानी 1.2 है। अब इसको निकाल लो यहाँ से, ठीक है? तो राइट ऑप्शन सी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं भी बता रहा हूँ आपको, कि अगर आप इसमें से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भाई ऊपर 10 की गुणा हो जाएगी ना, 10 इधर भेज दो, तो 5184/432 बराबर कितना है? 1.2 है। अब इसमें निकाल लो वैल्यू। अगर इसकी मैं वैल्यू करूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो 3 अंक से 3, 1 2 3, ये बचा इतना, तो 5.184/432 का वैल्यू पूछा था उसने। अब देखो यहाँ पर इसको हटाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा? आपको कितना गुणा करना पड़ेगा भाई? 1000 गुणा ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना ऐसे, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। रिपीट, क्लियर है? अभी मैंने रिपीट किया है। हेलो, अच्छा, तो एक जियो के टावर पर खड़े हो आप? अभी देखो जियो के टावर के सामने बहुत से एक बिल्कुल पार्क सा होगा जिसमें चारों तरफ घास लगी हुई, पेड़ खड़े हैं अशोक के और उसके साइकस के। ना देखो, आप किधर से गए हो? पतली सी गली से गए हो, बड़ी सी गली से गए हो?
अच्छा आप एक काम करो, आप किसी से पूछो ललित का घर कौन सा है। हाँ किसी से पूछो, लाइन पे रहो। बस ललित के नाम से सब जानते हैं। हाँ आप ओके, तो नया क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, फाइंड द करेक्ट वन। ओके, माफ कीजिएगा, फाइंड द करेक्ट वन, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 4 का डी, क्या बात है, बहुत फास्ट आंसर आ रहे हैं मुझे तो, मनोहर का, परिता का। इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। -16 इज ग्रेटर देन -15, -16 इज लेस देन -20, -16 इज ग्रेटर देन 1, -16 इज लेस देन -3। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सबको पता है। देखो नंबर लाइन है, आप सभी जानते हैं, जितनी माइनस में बड़ी संख्या होती है वो उतनी छोटी होती है, और जितनी माइनस में छोटी संख्या होती है वो उतनी बड़ी होती है, तो सब जानते हैं आप लोग, है ना। तो देखो यहाँ पर माइनस का 6, अब इसको करने का तरीका और बताता हूँ। अगर आप माइनस में कंफ्यूज है ना, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। अब जब माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो चिन्ह बदल जाता है ये वाला, जैसे माइनस की 16 में मल्टीप्लाई माइनस की किया आपने तो 16 बन गया, ये चिन्ह बदल जाता है, ये 15 बन गया। बात समझ में आ रही है। अगर आप पूरी इस इक्वेशन को माइनस से डिवाइड करते तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का 16 माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 16 प्लस का 15, ये माइनस का बदल गया। इसको देखें तो ये हो गया प्लस का 16 लेस देन का ग्रेटर देन हो गया, ऐसे कितना हुआ 20। तीसरे वाले को देखें 16 इज लेस देन -1, और ये क्या हो गया 16 इज ग्रेटर देन 3। तो अब देख लो कौन सा सही है, समझ में आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी जान सकते हैं कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वह उतनी ही छोटी होती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, आपने एकदम सही जवाब दिया है, बहुत ही खूबसूरती से जवाब। एक और सवाल, यदि 4 की पावर क्या का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 51.2 हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 4 की पावर क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 51.2 हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये ऐसे लिखा है 4 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत अगर 51.2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको सुविधा के लिए, 4 टू दी पावर x का x% इज इक्वल टू 512 है, ऐसे। तो आपको बताना है इसका क्या होगा प्रतिशत। चलो देख लेते हैं अब जवाब क्या मिलता है। 5 का C 8, क्या बात है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। 4 टू दी पावर x की बात हो रही है, तो देख लेते हैं भाई आपका जवाब क्या मिलता है। उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छा मिलेगा और उसको आप आसानी से करने की कोशिश भी करेंगे। सी, सब लोग दें आंसर, एक आंसर से काम नहीं चलेगा, सभी लोगों को आंसर देना पड़ेगा, जब भी बात बनेगा तभी तो सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है।
तो बस शुरू हो जाओ जल्दी से, जब ये बात बनेगी, ऐसे तो बनेगी नहीं बात, नहीं तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे और मैं सोचता रहूँगा सवाल का आंसर क्या आएगा। चलो मैं करा देता हूँ। सी देखो, सवाल ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है, आप इसके फैक्टर कर लो। जब आपने इसको x% लिखा तो 4 टू दी पावर x का मतलब गुणा x बटा 100, यही तो होगा, बराबर 5 1 2 है। इसको उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, आपने कहा 4 टू दी पावर x मल्टीप्लाई बाई कितना, आपने कहा कि सर ये हो गया x बराबर 5 1 2 0, ये तो होगा। अब क्या करें, इसके फैक्टर कर लें, क्योंकि बिना फैक्टर के तो होगा नहीं, तो मैं इसके फैक्टर किए। 512 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो कितना आएंगे, 2 से काटे तो आपने कहा काट दो जी, तो 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2560। अब 2 से काटें, आपने कहा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 0। फिर 2 से काटें, आपने कहा 2 छिक्का 12 और 2 चौके 8 0। अब फिर 2 से काटें, आपने कहा काट 2 तिया 6, 2 दूनी 4 320। फिर 2 से काटें, आपने कहा काट लो तो कितना है, आपने कहा 16 दूनी 32। फिर 2 से काटें, आपने कहा 80। फिर 2 से काटें, आपने कहा 40। फिर 2 से काटें, आपने कहा 20। फिर 2 से काटें, आपने कहा काट लो, कितना आया, आपने कहा कि सर 2 से काटने पर कितना आया, आपने कहा 10। फिर 2 से काटे 5, तो कितनी हुई। अब देखो 4 की पावर में था तो मैं इसको 4 4 में करता हूँ, 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 4 की पावर 5 गुणा 5। बात समझ में आ गई कैसे किया है। 4 टू दी पावर 5 इंटू 5 क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि जब ये 4 की पावर में x दिया है तो इसलिए मैंने इसको 2 दूनी 4 4 4 4 बना लिया। तो क्या हुआ, तो 4 टू दी पावर x इंटू एक्स। अब देखो x कितना है 5, यहाँ पर भी 5 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 5। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, नॉट डी। x का वाला तो पूछा है तो 5 ही तो दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो आपने कौन सी हिसाब से 8 लगा दिया, किसी ने 8 लगा, जबकि मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं आप लोग, फिर भी गलत कर दिया, गड़बड़ हो गई ना। तो गड़बड़ नहीं करने का, आगे से ध्यान से सवाल को समझने का। और आपका सवाल, मैंने कहा ना आज के सवाल थोड़े से स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपके जो सवाल हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और तेज़ी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है, ओके आगे बढ़ें, डन, ओके। एक और सवाल समझ में आ गया होगा सबको। चलो, 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है। द प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इज 20 रुपीज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 6 डजन पेंसिल्स। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। द प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स इज 20 रुपीज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 6 डजन पेंसिल्स। 40 48 480 0 या 400। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। तो सिंपल सवाल है भाई, 3 पेंसिल का मूल्य आपके सामने दिया है, तो आप सभी जानते 3 पेंसिल का मूल्य अगर 20 रुपए है तो भाई 1 पेंसिल का कितना हो जाएगा, आपने कहा 20/3, तो उसने 6 दर्जन। अब 1 दर्जन में तो 12 होती हैं, तो ये 72 पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है, तो 72 कितना हो जाएगा, आपने कहा 20/3 गुणा 72, तो 3 से काटें तो 24 72 और 24 दूनी 48, 480 रुपये। दशमलव मत करना कि 1 पेंसिल का मूल्य निकाल लोगे यहाँ काट के, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, दैट इज सी, दैट इज आंसर नंबर सी 480। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम 1 पेंसिल का मूल्य निकालने लग जाते हैं, तो ये दशमलव में कितना आएगा, आप कहेंगे 3 6 18 6.666, फिर आप इसमें 72 की गुणा करोगे, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा तब, और आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं चाहिए। तो जब भी कैलकुलेशन को करो लास्ट में जाके करो, इसका ये रिजल्ट निकलता है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलिए। यदि 6 रेक्टेंगल 5 का अर्थ है 6 गुणा 5 प्लस 6 गुणा 5 प्लस 6 गुणा 5, 30 प्लस 30 प्लस 30 बराबर 90। उसी प्रकार 8 रेक्टेंगल 9 का मान क्या होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके सामने है और उम्मीद है आपका जवाब अच्छा मिलेगा। ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं। अगर 6 रेक्टेंगल 5 का अर्थ आपके सामने दिया गया है तो आपको बताना है आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। आसान सवाल है, इसको आसानी से कर सकते हैं आप, पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिया गया है सवाल, बहुत बढ़िया। देखो उसने बोला कि 6 रेक्टेंगल 5 अगर किसके बराबर है 6 गुणा 5,
प्लस 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5, यानी दोनों की गुणा 30 प्लस 30 प्लस 30, यही तो है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं 8 रेक्टेंगल 9 की, तो इसका मतलब क्या 8 गुणा 9 बार, तो 8 गुणा 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 72 प्लस 72 प्लस 72 इज इक्वल टू 7 21 2 3 216। बहुत बढ़िया, 7 का सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया से जवाब मिल रहे हैं मुझे। आज के क्वेश्चन अच्छे हैं, चलो अच्छे ही होंगे। देखो आप सबको लाने के लिए उस लेवल पर क्वेश्चंस का लेवल तरीके से अलग अलग करना पड़ता है, जिससे कि आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी हो। आपको आसानी समझ में आ रहे हैं। अगर इन सवालों को हम पहले लेवल पर रख लेते तो ये आपको दिक्कत करते, है ना। एक और सवाल, चलो। लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपये हो, तो पुस्तक को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य कितना है। देर आर 10,290 बुक्स टू बी पैक्ड इन वुडन बॉक्सेस। इफ a box can pack 98 books and the value of one box is 518 rupees only, the total value of the boxes in packing the book is what? क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, चाहूँगा जवाब मिले और आप आसानी से सवाल के आंसर को, उत्तर को समझें। लेट्स सी क्या मिलता है जवाब, देखते हैं आपका। उम्मीद है आपका जवाब अच्छे से आएगा। Let's see. Yes. हाँ भैया मिल गया। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का भी। उम्मीद है आपका जवाब अच्छा मिलेगा और हमें तो इसी उम्मीद पर कायल हैं कि आपके जवाब अच्छे मिलते रहते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है। डी सी, सब लोगों ने सी देने का कोशिश किया है। ओके लेट्स सी, देखते हैं। देखो लकड़ी के बक्से में इतनी बुक आती हैं, यदि एक बक्से में 98 पुस्तक हों तो टोटल कितने बक्से लगे। तो टोटल बुक को आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ किससे, बॉक्सेस से। अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस से इसको डिवाइड करो तो 98 से इसको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ये होगा 10 290 98 इन 100 के आसपास, दैट इज इट्स गिव यू 100 105, तो इट विल बी 105। तो टोटल 105 बक्से लगेंगे, है ना। जब 105 बक्से लगे और एक बक्से का मूल्य 518 रुपये, तो 105 में आपने 518 का गुणा कर दिया। अब गुणा आप ऐसे कर सकते हैं, 518 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 51800 प्लस 5 8 40, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 पंजे 25, इनको जोड़ दो। 0 9 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4 5, तो 54,390 आना चाहिए। है कहीं इसमें, ऑप्शन नंबर ए ही लिखा हुआ है। क्लियर है, तो राइट ऑप्शन ए। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा था, तो इतना मुश्किल नहीं था कि आप नहीं कर पाते। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा भारी था, लेकिन सवाल बड़ा अच्छा था, आसानी से हो जाता। एक और सवाल, संख्या 398 को, ये 398 नहीं है, ये 3 टू द पावर 98 लिखिएगा इसको। ओके, संख्या 3 टू द पावर 98, 3 की घात 98 है, को 5 से भाग देने पर शेष क्या रहता है। 3 की घात 98, इट्स, ये ऐसे सवाल है 3 टू दी पावर 98 अपॉन 5, तो शेष क्या है, रिमाइंडर क्या है। और मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो चाहूँगा जवाब मिले। 3 टू दी पावर 98 अपॉन 5 का रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर आएंगे और आप जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेट्स ओके, डन 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 डन, वेरी गुड। तो जवाब क्या मिल रहा है देखते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या जवाब मिल रहा है, 4। ओके,
तो देखो इन सवालों को करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि रिमाइंडर थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? क्वेश्चन है 3 टू द पावर 98। तो इसका मतलब है 3 टू द पावर 98 में अगर आप 5 का डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं, आप इस वाली संख्या में से ऐसा पोर्शन बाहर निकालेंगे जिसको 5 से डिवाइड करने पर या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 बच जाए। ये तो करेंगे। तो आपने क्या काम किया, 3 की पावर 2 निकालें, यहाँ 49 कर दें, 98 तो हो गया 5, क्योंकि 3 की पावर 3 9 होता है, 5 से 9 में भाग करेंगे तो माइनस का एक शेष मिल जाएगा। तो 9 की पावर 49/5 डिवाइड करें तो 5 दूनी 10, माइनस का 1 की पावर 49/5, और माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर है तो ये माइनस ही निकलेगा, -1/5। नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर होता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, दैट इज द राइट आंसर। ऑलवेज यूज रिमाइंडर थ्योरम, हमेशा आपको रिमाइंडर थ्योरम, हालांकि ये आपको पावर 4 से भी हो जाता, लेकिन सारे सवाल पावर 4 से यूनिट प्लेस से नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको यूनिट प्लेस से भी कर लेते हैं कि भाई 3 की पावर 98 में से 96 एक तरफ निकाला और 3 की पावर 2 एक तरफ निकाला, अपॉन 5, इसका तो हो गया इकाई का अंक 1 गुणा 9/5, तो ये 4 दे देगा। आप ऐसे भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो 5 में ही लागू होता है, बाकी में उसको अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आपका जवाब गलत हो सकता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल कराए हैं आपको जहाँ पर यूनिट प्लेस से उसका आंसर कुछ और आता है, जबकि अगर हम बात करते हैं उसकी रिमाइंडर थ्योरम से तो उसका आंसर हमें दूसरा आता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन था 4, एकदम सही पकड़े हैं आप। सर सहबाजी भी हो तो घात सम हो तो 5 में 1 भी तो ना 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 ना, सहभाज्य संख्या कौन सी ले रहे हैं आप आयुष? सहभाज्य भी हैं तो घात सम है, तो घात सम, अच्छा अब इसकी बात करती है 98 5 और 3, ना 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 ना, प्रोसेस नए नए रूल सीखने से बढ़िया है आयुष एक रूल सीखें, दैट वुड बी बेटर। चलो एक और सवाल, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है? तो देखते हैं आपका जवाब, वो गलत देगा ना आंसर ऐसे। किसी विद्यालय में 600 टोटल विद्यार्थी कितने? 660, इनमें से विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं और लड़कों का संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, तो कुल खिलाड़ी कितने हैं ये आपको बताना है। और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको जब एग्जाम में दिए जाते हैं आपकी सोचने की और लॉजिकल थिंकिंग को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। तो समझते हैं सवाल, आप भी करिए और मैं भी करके आपको बताता हूँ। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टोटल विद्यार्थी कितने? 660, इनमें से 2/3 लड़के हैं, तो अगर मैं 2/3 निकाल दूँ तो कितना हुआ? आपने कहा 22 × 66, तो 440 लड़के हो गए। अब जब 440 लड़के, ये तो बॉयज़ हो गए ना टोटल, तो लड़कियां कितनी हैं? आपने कहा 440 घटा दो 220 लड़कियां हो गई, तो गर्ल्स कितनी होंगी? आपने कहा 220। बात समझ में आ रही है भाई? जब 440 लड़के हैं, 660 में से 220 तो लड़कियां हो गई ना। अब क्या करें, लड़कों की संख्या का 3/4, यानी 440 लड़के थे, इनकी संख्या का 3/4, 3/4, तो 110, 330 है ना, यही तो हुआ भाई। अगर हम बात करें तो यही 330 तो आया, तो 330 क्या हो गए? खिलाड़ी हो गए, लड़के खिलाड़ी, बॉयज प्लेयर्स हो गए ये। ओके, अब क्या हुआ, गर्ल्स की बात करते 220, उसने कहा लड़कियों की संख्या का 1/4, तो इनका 1/4 खिलाड़ी हैं, तो कितना हुआ? आपने कहा 55, तो लड़कियां 55 खिलाड़ी हैं, तो लड़के कितने खिलाड़ी हैं? 330, लड़कियां कितनी खिलाड़ी हैं? आपने कहा सर 55, तो टोटल कितने खिलाड़ी हुए बॉयज़ और गर्ल्स को मिला करके? 330 + 55, व्हाट इज इट? 385, तो टोटल खिलाड़ी कितने हुए? 385 हैं इनमें से। क्लियर है? आसान था, बस सवाल को जो उसने बोला है ना प्रश्न में, बस आप वो पढ़ते चले जाओ, आपका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको। यू विल गेट योर आंसर इजीली, बस आप करते चले जाओ जो वो बोलता जा रहा है, आपका सवाल बन जाएगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए। एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल संख्या 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है।
एक कस्बा में एक सिटी है, या इनहेबिटेंट्स बोलते हैं उसको, एक टाउन है जिसमें निवासी बोलते हैं, इनहेबिटेंट जो उसमें रहते हैं, सिटीजन्स। तो एक कस्बे में 1000 टोटल लोग हैं, जिनमें से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर, यानी 60% पुरुष में से जो पुरुष थे उनमें से 20% पढ़े लिखे हैं, और पूरी जनसंख्या का 25% साक्षर है। तो कस्बे में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं आपको बताना है। चलो मैं भी कराता हूँ, आप भी करना। कस्बे में कितने निवासी हैं? 1000। उसने कहा इसमें से 60% पुरुष हैं, तो 60% कितना हो गया? आपने कहा 0,0,0,0,600, तो टोटल 600 पुरुष हैं। जब 1000 में से 600 पुरुष, तो महिलाएं कितनी? आपने कहा 400। तो इस कस्बे में 600 आदमी हैं तो 400 महिलाएं हैं। क्लियर है? उसने कहा इनमें से 20% पुरुष जो है साक्षर हैं, तो 600 में से 20% पुरुष साक्षर थे, तो कितने हुए? 120। 120 साक्षर हो गए पुरुष। उसने कहा जबकि टोटल आबादी का जो 1000 आबादी थी उसमें से 25% टोटल साक्षर थे, पुरुष और महिला दोनों मिला करके। तो 1000 का अगर 25% देखें तो कितना हुआ? आपने कहा 250, तो 250 टोटल साक्षर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक कस्बे में टोटल मिलाकर के 250 आदमी पढ़े लिखे हैं और उनमें से 120 आदमी पढ़े लिखे, तो महिला कितनी पढ़ी लिखी हो गई? बताओ ज़रा मुझे भाई। टोटल जनसंख्या में से 100 टोटल आदमी जो पढ़े लिखे हैं उस पूरे कस्बे में वो 250 हैं, जिनमें से जो आदमी हैं जो पुरुष हैं वो 120 हैं, तो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हुई? आपने कहा महिला साक्षर कितनी होगी? 250 में से 120 निकाल दिया, तो 130 महिलाएं साक्षर हैं, है ना। अब उसने बोला महिलाएं का प्रतिशत बताओ, तो कितना ही प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो 130 टोटल महिलाएं साक्षर हैं। टोटल महिलाएं कितनी है? 400 मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो करोगे। 4 से डिवाइड कर दे, 13/4, तो 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो कितनी परसेंट महिला साक्षर हैं? 32.5% महिलाएं साक्षर हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी? किसी को हो तो मुझे बता दे। क्लियर है? आसान सवाल था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने इजीली इसको हैंडल कर लिया होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे जहाँ तक लगता है सब कुछ सही है, मेरे हिसाब से तो सही है, बाकी आप पर डिपेंडेंसी है। ओके, ओके, क्लियर हो गया सवाल सबको? सवाल बेशक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मैं लाइक वाइक करते रहो, लाइक वाइक में कंजूसी ना करना बिल्कुल भी। देखो वही है हमारी संपत्ति, जो आप लाइक देते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा? At what rate of simple interest will 10 years interest of a money be 2/5 of that money? साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 साल का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो देखेंगे जवाब कितना मिलता है आपका। विजय कुमार कामली, हाँ विजया वेलकम, सुपर 1, थैंक यू। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5। अब देखो अगर आप एक्स वाई के चक्कर में पड़ोगे तो डेफिनेटली आप इसमें फंसोगे। तो मैं नहीं माना वो धन 100% है, ठीक है। उसने कहा उसका ब्याज कितना है? 2/5। तो अगर मैं उसका इंटरेस्ट निकालूँ तो 2/5 हो जाएगा। आपने कहा हो जाएगा। 5 से इसको काटा 20, 40, तो उसका ब्याज 40% बना। क्लियर है भाई? अगर मैं 100% धन मान रहा हूँ टोटल, उसका 2/5 ब्याज है, लेकिन अगर 100% उसका धन है तो 40% ब्याज है। तो ये 40% ब्याज कितने साल का है? 10 साल का। तो 40% ब्याज 10 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? आपने कहा 10 का डिवाइड कर दो, 4%। आंसर। कितना आसान सवाल है ना। ये पेपर 1 के लिए ही चल रहा है, डोंट वरी, ये दोनों के लिए चल रहा है। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है किसी को? आई हो तो मुझे बता दो, मुझे तो लगता नहीं कोई मुश्किल आई होगी।
क्योंकि इजी सवाल था, आपने इसको इजीली मैनेज कर लिया और कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। समझ में आए ना? तो ऐसे सवालों में आपको एक्स नहीं मानना है, आपको क्या मानना है? आपको सीधा 100% मानना है कि कोई भी अमाउंट होगा वो 100% होगा, उसका ब्याज उसका 2/5 यानी 40% हो गया। तो ये ब्याज 10 साल का था, तो उसने बोला दर 1 साल की होती है ना, तो 1 साल का कितना होगा? आपने कहा आसान है सर 4%। फ़ी कितना है? फ़ी बहुत नॉमिनल है, अभी बताता हूँ, फ़ी को लास्ट में बताऊँगा, डोंट वरी। फ़ी बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 729 रुपये पूरे साल का। ओके विजय, लास्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, अभी ठीक है, समझ में आ रहा है? तब तक सवाल पढ़िए। ओके, एक और सवाल। घड़ी में ठीक 3 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कोण कितना होगा? यानी घड़ी में 3 बजे हुए हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा? 2 समकोण, 3 समकोण, 1 समकोण या 4 समकोण? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। घड़ी में ठीक 3 बजे घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण कितना होगा? सी, देखो सब जानते हैं इस सवाल को, तो बड़ा आसान था। ये घड़ी है फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मैं गोल नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन घड़ी ऐसी होती है। यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ पर 6 बजते हैं और यहाँ पर 9 बजते हैं। उसने बोला 3 बजे एग्जैक्ट, तो 3 बजे सुई यहीं तो होंगी, ऐसे ये तो होगा। और 3 बजे क्या होता है? एक समकोण 90 डिग्री कोण बनता है 3 बजे। 3 बजे 90 डिग्री कोण बनता है, 9 बजे आप देखेंगे वहाँ भी 90 डिग्री कोण बनता है। और घड़ी और घंटे मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल का बढ़िया जवाब आपने दिया। एक और क्वेश्चन है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर है तथा गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन कितना है? एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर है, तो आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने, 6 मीटर क्यूब, 6.4 मीटर क्यूब, 6.8 मीटर क्यूब या 7.2 मीटर क्यूब। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। उम्मीद है आपका जवाब अच्छे से मुझे मिलेगा और आप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो, आयताकार टंकी, जब आयताकार मतलब इसके 3 मापे दिए हैं, मीटर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब तीनों मीटर दी हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, तो 3 माप का क्या होता है? घनाभ होता है ना? तो ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है? L × B × H। उसने कहा लंबाई तो 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 है, लेकिन वो कह रहा गहराई 1 मीटर है। लेकिन उसने बोला अगर इसको मैं आधा कर दूं, या तो आधा आप यहीं कर लो या फिर आधा आप बाद में कर लो, या तो 0.5 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर क्योंकि आधा मीटर हो जाएगा ये, या फिर आप इसमें 1 की गुणा करके 2 से भाग कर दो, बात वही पड़ेगी। तो 24 पंजे 120 और यानी 24 पंजे 120 होते हैं ना, तो 6 × 1.2 12 × 72 7.2 मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। एक और सवाल आपके सामने लेता हूँ। क्वेश्चन है, दिए गए दंड आरेख में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है और उत्पादन टन में दिया गया है। यानी दिए गए दंड आरेख में फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन आपको दिखाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। अब देखो, यहाँ समझने की कोशिश करना, सवाल बहुत आसान है। तो विषम वर्ष कौन से होते हैं? जो ऑड, नंबर ऑफ ऑड ईयर्स। 2009 विषम है, 2011 विषम है, 2013 विषम है, और ये हैं इवन वाले 2012 2014। तो उसने बोला है विषम वर्षों का उत्पादन कितना हुआ। विषम का देखें, ऑड का कितना बन रहा है? आपने कहा 90 तो इसमें था, प्लस 105 इसमें था, प्लस और 75 इसमें था, और इवन का कितना बन रहा है इधर दिखा देते हैं। इवन का क्या होगा? आपने कहा 110 तो ये रहा, इवन का 130 ये रहा और 120 ये रहा। सबको जोड़ें, 0 2 3 5 और 1 6 और 360 तो हो गया इवन का टोटल। और ऑड का कितना हुआ? 5 और 5 10 0, 7 और 9 16 और 1 17, 1 और 1 2 270 ये हो गया। ये तो होगा भाई,
हाँ जी, यही तो होगा। ये तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, इसमें जूम करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, ये तो वैसी पूरी स्क्रीन पर आया हुआ सवाल है। आकांक्षा, फिर भी आपने जूम किया तो मैं जूम करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। अब ओके है, इट्स विजिबल। मैं ग्राफ को जूम करके दिखा देता हूँ। अभी दिख रहा है सबको? अभी क्लियर है ना? तो ये ऐसे जोड़ा है, नहीं ऑड वर्स में जो था 90 था, 105 था और ये 120, सॉरी 90 105 75, तो ऑड वाला जोड़ा तो कितना हुआ आपने कहा 180 और 90 270, तो ये हो गया। इवन का जोड़ें 100 200 300 330 350 360। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आया। उसने बोला है ऑड वर्षों का उत्पादन कितना गुना है, तो नहीं ऑड कितना 270 पहले बोला उसने, अपॉन 360, इसको डिवाइड कर दें तो 9 × 27 और 9 × 36, तो 3/4 गुना है। और 3/4 को क्या बोलते हैं, 3 में 4 का डिवाइड कर दूं तो 0.75। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी किसी को हो तो मुझे बता दे। वैसे मुझे लगता है इस सवाल में कोई इशू और प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्लियर है ना? यस के नो? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। वेरी नाइस। तो भाई ये सवाल आपको अच्छे समझ में है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इन 15 सवालों का पूरा भरपूर आनंद लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगर आप आनंदित रहे हैं, आपको सवाल समझ में आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलो। लाइक ज़रूर कर दो भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो और डेली मैं इसी समय पढ़ाता हूँ, मुझसे मिलते रहो और लगातार मेरे साथ बने रहो। तो जल्दी से लाइक करो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके।